Hello, good evening, everybody. So we have very special guest today, my junior हर्ष गोयल। और आज हम बात करेंगे एक सीएलडी केस के बारे में, मतलब क्रॉनिक लिवर डिजीज केस का जो रिमिशन हुआ, रिवर्सल हुआ, उसके रिगार्डिंग आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और वो कोई नहीं, डॉक्टर हर्ष गोयल के वो खुद के अंकल जी हैं। और उसके बारे में डिटेल हम डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे सीएलडी का उनका वो डिजीज का प्रोग्रेशन हुआ, कैसे फिर उस डिजीज को हम कंट्रोल कर पाए इस लो कार्ब हाई फैट डाइट के थ्रू। और बहुत सारा कुछ बोलेंगे हम लोग इसमें, काफी कुछ डिस्कस करेंगे क्रॉनिक लीवर डिजीज के बारे में। और गोयल भी अपना पर्सपेक्टिव रखेगा, रेडियोलॉजिस्ट का पर्सपेक्टिव अपना वो रखेगा। वो रेडियोलॉजिस्ट है और वो अपने बारे में बताएगा। तो राइट, तो वी शैल स्टार्ट नाउ। गोयल। या हाँ सर, स्टार्ट करें। या तो कैसे सीएलडी का उनका जो डिजीज का सबसे पहले कब पता लगा उनका डिजीज, और ये कब की बात है? एक्चुअली ये हो गया, मुझे लगता है 6-7 साल पहले की बात है। तो राइट। हमारे फैमिली में थोड़ा सा लिवर डिजीज़ रनिंग था। तो हम्म। क्योंकि मेरे एक और अंकल को भी हुआ है लिवर का प्रॉब्लम। हम्म। बेसिकली हेपेटाइटिस बी कैरियर स्टेज है उससे, तो थोड़ा भी लिवर में इंसल्ट होने से क्रॉनिक लिवर डिजीज़ बन जाता है। तो मुझे मेरे 2 अंकल को सीएलडी है। तो हम्म। एक अनफॉर्चुनेटली मतलब वो सर्वाइव नहीं कर पाए, काफ़ी सिवियर हो गया था उनका सीएलडी। तो फिर ये जो दूसरे अंकल है जिनका रिवर्स हुआ है अभी सीएलडी, तो इनका भी पता चला था मुझे कुछ 4-5 साल पहले ही पता चला था। तो बिल्कुल। इन्होंने अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया था। पहले ब्लड टेस्ट कराया तो कुछ लिवर एंजाइम्स गड़बड़ आए थे, उनको उस समय दर्द होता था बहुत ज़्यादा पेट में। हम्म। तो उसके बाद जब अल्ट्रासाउंड कराया तो एक्चुअली दिल्ली आए थे वो ट्रीटमेंट कराने, मेदांता आए थे, यहाँ पे सब कुछ किया और लास्ट में सीएलडी निकला। बाकी मैं खुद भी रेडियोलॉजिस्ट हूँ तो मैंने भी देखा है उनको। हम्म। तो सीएलडी था वो अच्छा खासा उनको। बट जैसे मेदांता आए, मेदांता में इन्होंने वो दिया था, केवल बाइल सॉल्ट्स दिया था। और एक पोर्टल हाइपरटेंशन, मतलब एक तरीके का ब्लड प्रेशर जो बढ़ जाता है सीएलडी के कारण, उसको कम करने के लिए एक दवा दिया था, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद है। हम्म। तो ये बस 2-3 दवा दिया था और कुछ बहुत ही मे बी महंगे मे बी कार्वेडिलॉल होगा। कार्वेडेलॉल, शायद कार्वेडेलॉल ही था, हाँ हाँ हाँ, वही देते हैं हम लोग, वही राइट। देते हैं। और बाइल सॉल्ट्स थे 2। हम्म। और हम्म। कुछ बहुत महंगे एंटी वो दिए थे, मल्टीविटामिन्स दिए थे। हम्म। मतलब हम्म। आई डोंट नो, मतलब एक एक कैप्सूल वो अराउंड 300 विटामिन फोर। ई, लाइकोपीन एंड हाँ, सब मिला जुला कर कुछ था वो। राइट। बिल्कुल। तो हम्म। लगभग 300-400 रुपए का एक टैबलेट वो आता था। तो बट वही था कि वो कंटिन्यू तो कर रहे थे बट उनको कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। मतलब वो जैसा का वैसा ही रह रहा था, उनका प्रॉब्लम बना हुआ था। एंड इवेंचुअली उनको फिर आईबीएस डेवलप कर गया। मतलब राइट। इरिटेबल बाउल, और वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में जाने लगे। वो मुझे हर वक़्त कॉल करते थे, मेरे पास भी। अब वो सोचते थे कि ये डॉक्टर है, मतलब मैं उनका भतीजा हूँ, तो वो राइट। मुझसे बार-बार सॉल्यूशन पूछते थे। अब हम्म। हम्म। मैं हेपाटोलॉजिस्ट से ज़्यादा क्या बता पाऊँगा, वो भी मेदांता में जो बैठे हैं। मैं तो उस समय मतलब रेडियोलॉजी का ट्रेनिंग पीरियड में था। तो मैं राइट। बहुत कुछ उनका हेल्प नहीं कर पाता था। मैं यही कहता था जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, आप वो कंटिन्यू करो, फिर आगे देखते हैं कि क्या होता है। हम्म। हम्म। तो बट धीरे-धीरे वो डिप्रेशन में जाने लगे उनके आईबीएस के कारण। वो कभी उनको डायरिया हो जाता था, कभी उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता था, और सुपर एडेड वो लिवर डिजीज़ उनको था ही था। तो बस ऐसे ही फिर हमें पता लगा था। और डॉक्टर किसले राइट। तो जैसे मैं इनसे तो कॉलेज टाइम से जुड़ा हुआ हूँ काफ़ी क्लोज़ली। तो उस वक़्त एक्चुअली इतना ज़्यादा इनका स्ट्रेस नहीं रहता था कार्बोहाइड्रेट पे, है ना? और उस वक़्त बहुत ज़्यादा कुछ, मतलब इन्होंने भी ऐसा कुछ हमारे सामने एग्ज़ाम्पल्स नहीं रखे थे। ये खुद भी शायद बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते होंगे उस वक़्त कार्बोहाइड्रेट का, कि इतना इफ़ेक्ट होगा राइट। जो ट्रीटमेंट ये करते हैं। तो इसलिए मैं उस वक़्त ये सारी प्रॉब्लम्स इनके साथ डिस्कस नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा कि हम्म। जब मेदांता में हम्म। नहीं हो रहा है ट्रीटमेंट, तो फिर और कहीं तो क्या होगा ट्रीटमेंट। तो बट हम्म। फिर जब मुझे पता चला, जब एक्चुअली मैंने इनसे जब मैं आपसे मिला सर, तो हम्म। मतलब व्हेन आई सॉ यू, आई फेल्ट, उसी वक़्त मुझे लगा
कि हुँ, ये जो कर रहा है ये सही कर रहा है। मतलब हुँ, आपसे मिलके किसी भी पेशेंट को यही लगेगा ये जो कर रहा है मैं भी यही करूँगा, मैं इनके जैसा हुँ, बन जाऊँ। राइट। तो फिर इनको मैंने सब कुछ बताया, फ़ोन पे तो हमारी बातचीत होती ही रहती थी। हुँ, तो फिर हुँ, मैंने हुँ, आपको जब सब कुछ बताया, आपने बताया मुझे बहुत, मतलब बहुत डिटेल में इन्होंने समझाया कार्बोहाइड्रेट कहाँ-कहाँ, क्या-क्या कर एक्चुअली इतना नॉलेज किसी को होता नहीं है। मैं तो रेडियोलॉजी कर रहा था तो भी मुझे नहीं पता था कि जो-जो इन्होंने मुझे बताया कि किस तरीके से प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स में कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, जो कि हम लोग नज़रअंदाज करते रहते हैं। हुँ, हुँ, वो ये बताएँगे, वो आप बताना इनको कैसे आपने मुझे फ्रूट्स वगैरह सबके बारे में कितना मिसकंसेप्शंस था। हुँ, हुँ, तो फिर वही था, धीरे-धीरे इनको बताया तो इन्होंने कुछ एज़ अ स्ट्रिक्ट डाइट चार्ट मुझे नहीं दिया। ही जस्ट एडवाइज्ड मी कि हुँ, इस तरीके राइट। से पहले उन्होंने डाइट जाना और कहा इस तरीके से उनका कार्ब्स कम करो। So being हुँ, from a vegetarian family, it is very difficult to incorporate, uh, हुँ, I mean, non-vegetarian diet in your meal. राइट, But still, राइट, वो ऐसा विश्वास था मुझे इनके ऊपर कि एक्चुअली वो है सर, आपसे कोई भी मिलेगा ना, मतलब राइट। ये जो फोटो और वीडियो है ना, ये आपको डिफाइन नहीं करता। व्हेन समबडी विल मीट यू नाउ, पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, भले हुँ, कुछ लोग जो पहले आपसे मिले हो वो देख के ये कह रहे हो कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हुँ, बट हुँ, पहले हुँ, बिल्कुल नॉर्मल था। यू आर लाइक अ नॉर्मल पर्सन, बट हुँ, नाउ हुँ, यू आर हुँ, वेरी डिफरेंट। हाँ, तो वो आपको मिल के ही ऐसा विश्वास हो गया था मुझे उस समय हुँ, कि हुँ, डेफिनेटली व्हाट ही विल टेल विल बी राइट, एंड हुँ, एग्जैक्टली वैसा ही हुआ हुँ, कि आपने जो-जो बोला था मैंने वैसे फ़ॉलो करवाया। मैंने हुँ, उनकी डाइट में वो चिकन तो अब नहीं खा सकते हैं, मतलब हुँ, अब इतना राइट। एज हो गया, पॉसिबल नहीं है इतना अब हुँ, उनको हुँ, खाना। बट हुँ, स्टिल मैंने जो आपने कहा था एग्स वगैरह इनकॉर्पोरेट कराओ एटलीस्ट डाइट में, हुँ, वो कराया। जितना हो बिल्कुल। सकता था कार्बोहाइड्रेट कट किया। आपने उस हुँ, पे हुँ, थोड़ा-सा वो वेजिटेरियंस वालों के लिए कुछ डाइट भी बनाया था, जो कि आप हुँ, कहते थे बहुत इफेक्टिव नहीं है, बट दिस इज़ द हुँ, मैक्सिमम वी कैन डू। या बट एग्ज़ैक्टली। स्टिल मैं ये कहूँगा कि बहुत इफेक्टिव है वो। हुँ, तो आप वेजिटेरियंस को बता सकते हो। या एंड आज तो वो बहुत अच्छे पोजीशन में, आई थिंक उनका आईबीएस भी नॉट बॉदरिंग हिम, उनको हुँ, कुछ हुँ, वैसा हुँ, होता नहीं है। एंड राइट। डेफिनेटली बट वो अपने डाइट से जब भटकते हैं तो हुँ, उनका प्रॉब्लम शुरू या विद इन अ मंथ। हुँ, बिल्कुल। तो एक्चुअली today we are discussing about chronic liver disease. It's not about just fatty liver, acute fatty liver disease, right? So बहुत लोगों को लगता है कि सिर्फ फैटी लिवर को हम ठीक कर सकते हैं लो कार्ब डाइटरी अप्रोच से। बट आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो एक क्रॉनिक लिवर डिजीज के पेशेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिनका वो क्रॉनिक लिवर डिजीज के सारे कॉम्प्लिकेशंस थे ऑलमोस्ट उनके पास। पोर्टल हाइपरटेंशन, एसाइटिस, जो एब्डोमेन में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, पेट काफ़ी फूल जाता है पेशेंट का। आज हम उस बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए कभी भी किसी को डाउट करना ही नहीं चाहिए इस डाइटरी प्रोटोकॉल के बारे में, है ना? जब भी लो कार्ब, हाई फैट की बात आती है, तो उसको हल्के में ना लें, मैं बस इतना ही बोलता हूँ हर को। क्योंकि आपकी डिज़ीज़ कुछ भी हो, अल्टीमेटली आपको खाना यही है ना? आपके पास बीमारी हो या ना हो, आपको नॉर्मली भी यही खाना होता है, तो जब बीमारी हो जाए, तो ऐसा तो है नहीं कि आप हाई कार्ब खाने लगोगे। ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि आपको जिस डाइट को पहले से ही लेना है, तो जब बीमारी हो जाए, तो फिर डेफ़िनेटली वही खाना है, क्योंकि आपका एक डाइट का जो एक कॉम्पोज़िशन है, वो ऑलमोस्ट वैसा ही होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट लो ही होना चाहिए हमेशा, हर सिचुएशन में आपके पास कोई भी बीमारी हो, मैं कहता हूँ कैंसर हो, डायबिटीज़ हो, हार्ट डिज़ीज़ हो, डाइट का बेसिक जो प्रोटोकॉल है, वो नहीं बदलता है, वो सेम ही रहता है। बस उसका कॉम्पोज़िशन वाइज़ आप पेशेंट टू पेशेंट बेसिस पे, इंडिविजुअल बेसिस पे आप थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे करते हो, कि पेशेंट किस चीज़ को बेटर कॉम्प्लाई कर पा रहा है, उसके कॉम्पोज़िशन को आप कैसे वो करोगे। थोड़ा बहुत फैट प्रोटीन का रेशियो इधर-उधर होता है, उसमें आपको करना होता है। तो क्रॉनिक लिवर डिजीज़ मतलब ऐसा सुनने में लगता है कि अब तो हो गया, अब एंड स्टेज हो गया, अब कुछ नहीं कर सकते। बट एक्चुअली हम क्रॉनिक लिवर डिजीज़ को भी रिवर्स कर रहे हैं इस डाइटरी प्रोटोकॉल से। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ तो हुआ ही है। मेरे 3 पेशेंट्स जो हैं वो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ अपने रिवर्स किए हैं, क्रिएटिनिन उनका नॉर्मल आया है। 2.2 के अराउंड क्रिएटिनिन था उनका, तो वो 2 हो गया अब। और मेडिसिन्स भी बंद हो गई डायबिटीज़ के, जो भी बहुत सारे मेडिसिन्स खा रहे थे साथ-साथ, वो सब बंद हो रहा है। तो मुझे लगता है कि सारे स्पेक्ट्रम ऑफ डिज़ीज़ इससे ऑलमोस्ट
डील किए जा सकते हैं इस डाइटरी प्रोटोकॉल से। तो ये काइंड ऑफ मैं बोलता हूँ कि भाई बीमारी कोई भी हो, आप इस डाइट को आप फॉलो करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आप में इम्प्रूवमेंट होना ही होना है। वो एक्सटेंट ऑफ इम्प्रूवमेंट मैं नहीं बता सकता हूँ अभी, बट आप डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट, क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी बेटर हो जाएगी, ये तो है। तो बेसिकली जब हम प्रिपेयर कर रहे थे पीजीज के लिए, है ना, back then actually I was aware about this low carb diet because even I was doing this low carb diet for my own body transformation, है ना। मैं खुद भी कर रहा था और उसको मैं अप्लाई कर रहा था अपनी बॉडी पे, तो मैं काफी बॉडी कॉम्पोजिशन वाइज मैं काफी लूज कर चुका था बॉडी फैट उस वक्त प्रिपरेशन के समय, क्योंकि मेरा ये गोल था कि मैं पीजी, इससे पहले कि मैं पीजी करूं, मुझे अपना एक आइडियल बॉडी कॉम्पोजिशन मुझे अचीव कर लेना है, बिकॉज पीजी लाइफ इज लाइक हेल, है ना। आप वहाँ पे जिम मेंटेन नहीं कर सकते, डाइट नहीं मेंटेन कर सकते। तो मुझे पता था लो कार्ब डाइट के बारे में कि ये एक्चुअली बॉडी कॉम्पोजिशन को रिकॉम्पोजिशन में बड़ा हेल्प करता है। अगर आपकी बॉडी फैट बहुत ज़्यादा है तो बड़ा अच्छा ये टूल है, बट डिजीज, डिफरेंट डिफरेंट डिजीज के लिए इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं था उस वक्त। और इसके बारे में मुझे आइडिया तब लगा जब मैं डीएनबी फर्स्ट ईयर ज्वाइन किया मेडिसिन में, और मैं पढ़ता गया। कुछ कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, बहुत सारे फॉरेन के ऐसे डॉक्टर्स हैं जो मुझे यूट्यूब पे दिखे, और उनको मैं फॉलो करना शुरू किया। उनका जो पर्सनल जो भी केस स्टडी था उनके पास, उनको देखा, उन सारी चीज़ों को समझा, तब जा कर के मैं अपने पेशेंट्स पे इसको अप्लाई करना शुरू किया। क्योंकि बैकग्राउंड था, मेडिकल का बैकग्राउंड था, हम पढ़ते हैं सब कुछ, वो अलग बात है, हम अप्लाई नहीं करते बस, है ना, प्रैक्टिकली पेशेंट्स पे। तो इसलिए मुझे करना था, क्योंकि मैं काफ़ी इंटरेस्टेड था शुरू से ही, मैं हेल्थ में और बॉडी बिल्डिंग, जिम, ये मेरा पैशन रहा है। तो मेरे लिए थोड़ा आसान हो गया इस चीज़ को प्रैक्टिस में लाना, मेन स्ट्रीम प्रैक्टिस में लाना खुद के लिए। तो इस तरह से हम बेसिकली अल्टीमेटली इस राउट को मैंने अपनाया, और मुझे ऐसा लगा कि दिस विल मेक अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट टू आवर सोसाइटी। तो इसलिए मैंने इसको चुना, और अपने, ये मेरा चॉइस है एक्चुअली, ये कोई मजबूरी नहीं है मेरी जो मैं ये काम कर रहा हूँ। क्योंकि टफ है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेन जाना बहुत टफ होता है, अगेंस्ट द नैरेटिव कुछ भी बोलना बहुत टफ होता है सोशल मीडिया पे, बट स्टिल मैं कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा पैशन है। अब मैं, मेरे अंदर है ये, अब जो मुझे करना है वो मैं एनी हाउ करूँगा। तो इसलिए बस इसको मैं कर रहा हूँ, और काफ़ी हद तक लोग, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, मुझे ऐसा लगता है अब चेंज हो रहे हैं हर्ष। आई थिंक मेनी डॉक्टर्स नाउ आर एक्सेप्टिंग दिस दिस हाँ काइंड ऑफ सर, डाइटरी प्रोटोकॉल, क्योंकि सोशल मीडिया मतलब पे वो तो सर कंटिन्यूसली मैं एक्सेप्ट पोस्ट करना करता ही हूँ। होगा, इसका जब कोई इफेक्ट राइट। देख लेगा। इनफैक्ट राइट। मैं तो आपको जैसे कहता हूँ ना कि आप क्लिनिक पे ज़्यादा जाया करो। आई वांट कि मतलब पेशेंट आप जब मिलेंगे तब जो इफेक्ट होगा वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। आपसे मिलना बहुत ज़रूरी है, मतलब व्हेन दे विल सी यू कि हम्म। हाउ वो कैसे चेंज हो सकते हैं इस हम्म। डाइट, क्योंकि आप बिल्कुल रिलीजियसली फॉलो करते हो एंड यू हम्म। आर द बेस्ट एग्जांपल। वही, वैसे हॉस्पिटल भी होने चाहिए, क्लिनिक भी होने चाहिए जो मुझे वेलकम करे, है ना। एग्जैक्टली आप लोग अब आ गए हो सर, आप जैसे डॉक्टर तो डेफिनेटली अब आएंगे ही धीरे धीरे। राइट। और अब क्योंकि मुझे बहुत सारे जूनियर्स भी हैं ना जो जेजीएम से ही हैं, वो कांटेक्ट करते रहते हैं कि सर बताओ ये कैसे क्या होता है, कांटेक्ट करते हैं। कहीं ना कहीं उनको भी ऐसा लग रहा है कि जो हमें बताया गया है कि यू आर नॉट सपोज टू ईट मीट एंड एग्स एंड ऑल, जब वो मेरी रोज स्टोरी देखते हैं तो बोलते हैं कि सर, मीन्स हाउ कैन समवन ईट लाइक दिस, है ना। नहीं, और ये तो वो वो एक्चुअली सही कहते अम्यूज्ड हैं। है। देखो सर, आप जैसे खाते हो वैसे खाना बड़ा मुश्किल है। मतलब नॉर्मल इंसान को तो बहुत ज्यादा विल पावर चाहिए। मैं तो देखा या हूँ सर, कुछ कुछ पेशेंट्स जो हमने देखे हैं साथ में भी, आपको आपको याद होगा, बीच मतलब उनको फायदा हुआ, स्टिल वो बीच में छोड़ के चले गए। चले गए, राइट, केवल हाँ। इसीलिए छोड़ के चले गए कि उनसे नहीं हो पाया। मतलब इतना एडिक्शन है एक तरीके का राइट। कार्बोहाइड्रेट का, कि राइट। वो एक बार छोड़ के जब उन्होंने फायदा देखा, स्टिल वो इतने ज्यादा एडिक्टेड थे कि वो हम्म। कहते कोई बात नहीं, हम दवा खाएंगे, अब बीमारी हम्म। रहने दो हमारे पास। बिल्कुल। तो वो विल की बात है। बिल्कुल। आपका विल इतना स्ट्रांग है हम्म। कि आप इतना टफ डाइट आप ले रहे हो। आपका डाइट तो बहुत ही ज्यादा टफ है, जो कि नॉर्मल आदमी को फॉलो करना पॉसिबल नहीं है। हाँ, मैं एक्चुअली मैं ये शो करता हूँ कि मीन्स यू कैन एक्चुअली स्टे हेल्दी जस्ट बाय ईटिंग एग्स एंड मीट, दैट्स ऑल, है ना। एग्जैक्टली। ये एक्चुअली आई वांट टू मीन्स लीड दिस थिंग एज एन एग्जांपल,
है ना? ओनली मुझे नेचुरल ऐसा फूड, सेट करना है। कुछ भी नेचुरल फूड, प्रोसेस। नथिंग एल्स, है ना? यू डोंट हैव टू ईट एनी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। हाँ, रिक्वायरमेंट नहीं है, आप चेंज के लिए तो कुछ भी खा सकते हो, है ना? आप मैगी भी खा सकते हो। एग्जैक्टली। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको हेल्दी रहने के लिए एक एग्जाम्पल सेट करना है कि किस तरह हेल्दी रहते हैं एक्चुअली। और हेल्दी रहने के लिए ये बेसिक जो है ना, वो बहुत सिंपल है। हेल्दी रहने का जो बेसिक जो फंडा होता है ना, वो ऑलवेज बहुत सिंपल रहा है शुरू से ही, बट वो है कि वी हैव बीन मिसलेड, है ना, फॉर मेनी ईयर्स। तो उसको मैं एक एग्जाम्पल की तरह मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप खाओ, आपको मन है तो। मैं तो यही खा के हेल्दी रह रहा हूँ और रहूंगा भी। और मैं ये भी शो करना चाहता हूँ अपने स्टोरी से, पोस्ट से, कि अगर आपकी कुछ वैसी बीमारी है जिसमें ऑटो इम्यून डिजीज होता है, बहुत सारे ऑटो इम्यून डिजीज हैं, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के, स्किन के, सोरियासिस हो गया, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, टाइप 1 डायबिटीज, मतलब भरे हुए हैं ऐसे ऑटो इम्यून डिजीज। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम जाते हैं तो उसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, तो बहुत सारा है, मायोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस है, एएलएस है। तो जितने भी ये सारे डिजीज हैं उनमें डाइट का प्रोटोकॉल कुछ मेरे जैसा होना चाहिए, जैसे मैं खाता हूँ। तो मैं उन सारे पेशेंट्स के लिए मैं वैसे खाता हूँ। एज एन एग्जाम्पल मैं सेट करना चाहता हूँ कि भाई आपको इसी तरह खाना हो, अगर आपके पास कुछ उस तरह का सीवियर डिजीज है जो ऑटो इम्यून नेचर का है ना। जनरली आप लो कार्ब डाइट को स्टैंडर्ड मैनर में आप फॉलो करके हेल्दी रह सकते हो, बट जब आपको डिजीज होगा तो आपको काइंड ऑफ मेरी तरह आपको फॉलो करना पड़ेगा। और मुझे कोई वैसा ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है, बट स्टिल मैं फॉलो करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, क्योंकि मुझे वो सिंपल लगता है। मैं सही बताऊँ, वो बेसिकली बहुत सिंपल है उसको खाना, उसको बनाना भी बहुत सिंपल है। एग्स, मैं जिस तरह से सनी साइड अप एग्स खाता हूँ डेली, वो बहुत सिंपल है, वो कोई भी बना लेगा, उसको कुकिंग में एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है ना? और जो मीट की बात है उसको भी मैं रोस्ट कर लेता हूँ। ग्रेवी वाला एक आइटम बनता भी है तो वो ऑप्शनल है, खाना होगा थोड़ा सा खाऊंगा, नहीं खाना होगा नहीं खाएगा, कोई भी नहीं खाएगा। तो इस तरह से कुकिंग वगैरह बहुत सिंपल हो गया। किचन में टाइम कम देना है, पूरे दिन भर नहीं खाना है, एक टाइम खाना है। पूरे दिन खाने के बारे में ना सोचने की जरूरत है, ना भूख आपको लगती है। तो इससे आप अपनी लाइफ को सिंपल बना रहे हैं। मैं ये एक्चुअली बताना चाह रहा हूँ लोगों को, है ना, इंडियंस को स्पेशली, क्योंकि यहाँ पे इंडियंस जो है वो किचन में बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं अपनी, ना दिन भर किचन में ही रहते हैं। कोई ना कोई, मतलब जो भी फीमेल है जो किचन में खाना बना रही है, वो कहीं ना कहीं किचन में उनका रहता है, पूरा इंगेजमेंट रहता है। अगर वो खाना नहीं भी बना रही है तो मेड है, 3 टाइम खाना तो वो बना ही रही है, 3 टाइम्स खाना, और बीच में स्नैक्स भी चलता है। तो इस तरह का जो प्रॉब्लम है, इससे डिजीज भी हो रही है, आपको बीमारी भी हो रही है, पैसे बहुत जा रहे हैं आपके हेल्थ केयर वाला वो सब सिस्टम में, आप हो टिपिकल उसके ट्रीटमेंट वाले प्रोटोकॉल को आप फॉलो करते हो, उसमें पैसे लगते हैं आपके, इमोशनल स्ट्रेस अलग होता है उससे, इकोनॉमिक बर्डन वो अलग है, फैमिली अदर फैमिली मेंबर्स के लिए वो अलग एक ट्रबलसम एक सिचुएशन हो जाती है। तो उन सारे चीजों से आपको बचना होगा, है ना। और उसको बचने के लिए आपको अल्टीमेटली इसी राउट को अडॉप्ट करना होगा। और मुझे ऐसा लगता है मेरा जो तरीका है खाने का, वो इसलिए क्योंकि मैं प्रेफर करता हूँ ऐसा खाना। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूँ कि हाँ भाई तुम भी ऐसा खाओ, नहीं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा खा के कहीं शायद ज्यादा आप हेल्दी रह लोगे, है ना, बशर्ते कि आप वेराइटीज ऑफ फूड्स खाओ, चने खाओ, सब्जी खाओ, साग खाओ, फ्रूट्स खाओ। नहीं चाहिए वो सब बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को, है ना, इसको एक्सेप्ट करना अच्छा, चाहिए जितनी ये जल्दी आप होगा। बताओ कि हम्म। सीएलडी जैसे है तो उसमें जो डॉक्टर्स हमें ड्रग प्रिस्क्राइब करते हैं, चाहे कोई सॉल्ट हो गया, चाहे हम्म। कोई मल्टीविटामिन हो गया, या कार्बिटोलॉल हो गया, तो क्या ये हम्म। सब खाना, ये सब कुछ बिल्कुल ज़रूरी है? क्योंकि पेशेंट्स को ये, वो ना, उनको ऐसा लगता है कि ये हम यही इसका ट्रीटमेंट है, क्योंकि डॉक्टर्स हम्म। ज़्यादा बात तो करते नहीं। वो ऐसे बिल्कुल। कहेंगे तेल मसाला कम खाओ और ये दवा खाओ। तो हम्म। आप, मतलब आप ये बताओ कि क्या वो सारी दवाइयाँ ज़रूरी है किसी सीएलडी पेशेंट के लिए? बिल्कुल जरूरी तो मैं बोलूंगा, मतलब एज लॉन्ग एज यू आर टेकिंग हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, तब तक तो बहुत जरूरी है ना। क्योंकि हाई कार्ब डाइट पे प्रॉब्लम क्या है कि आपका डिजीज का रिवर्सल नहीं होगा, वो काइंड ऑफ क्रॉनिक प्रोग्रेसिव है डिजीज वो आपका, है ना, प्रोग्रेसिव है, स्लोली वो प्रोग्रेस करेगा, ग्रेजुअली प्रोग्रेस करेगा। और लिवर सेल जो है वो डैमेज हो रहा है एक्चुअली हाई कार्ब से, है ना। और जब लिवर सेल डैमेज होगा तो वो सारा लिवर सेल डैमेज होने की वजह से अल्टीमेटली फाइब्रोसिस में जा रहा है वो सेल, और फिर सिरोसिस हो रहा है। तो वो जब होगा तो लिवर का जितना भी सिंथेटिक फंक्शन है, जिसमें प्रोटीन का सिंथेसिस, एल्बुमिन का सिंथेसिस होता है,
क्लॉटिंग फैक्टर्स का सिंथेसिस कराता है, वो सारे फंक्शंस हम लूज कर जाएंगे। तो जो भी क्रॉनिक लिवर डिजीज के पेशेंट है उनमें ब्लीडिंग की भी एक रिस्क होता है ना। वेरिसियल ब्लीड जो होता है बहुत कॉमन है ना, वो एब्डोमेन के लेवल पे, पूरे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के लेवल पे कहीं पे भी ब्लीड हो सकता है। दूसरा, प्रोटीन की कमी हो जाती है, एल्बुमिन कम हो जाता है काफी पेशेंट का, जिसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है, एडीमा बोलते हैं इसको, एनासार्का बोलते हैं हम मेडिकल टर्म में, जनरलाइज्ड स्वेलिंग, पूरी होल बॉडी स्वेलिंग होती है। तो ये सारा कॉम्प्लिकेशन इसलिए आ रहा है क्योंकि आपका लिवर सेल डैमेज हो रहा है, और डैमेज होने के बाद वो अल्टीमेटली फाइब्रोज हो जा रहा है, उसका पूरा फंक्शन आप लूज कर जा रहे हो उस लिवर सेल का। तो एंटायर वो पूरा लिवर डैमेज हो रहा है फिर विथ टाइम। तो आपके पास कोई भी फंक्शनल लिवर टिश्यू रहेगा नहीं, बट वो डैमेज के साथ जो कॉम्प्लिकेशन आ रहा है उससे आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप लाइफ स्पैन को बढ़ा सकते हो उस मेडिसिन के हेल्प से। क्योंकि ब्लड वेसल जो है वो भी काइंड ऑफ ना वो डायलेट करता है, जो स्प्लैंक्निक ब्लड वेसल होता है एब्डोमेन का, सीएलडी पेशेंट्स में, है ना। और उस पे ये काइंड ऑफ थोड़ा सा काम करता है, जो भी कार्बेडेलॉल हम लेते हैं। तो उससे क्या होगा कि थोड़ा सा वो पोर्टल प्रेशर जो है वो कम होगा, जो भी पोर्टल हाइपरटेंशन की हम बात कर रहे हैं ना, वो पोर्टल वेन प्रेशर थोड़ा कम होता है, जिसकी वजह से वो एसाइटिस, जो भी स्वेलिंग है, फ्लूइड एक्यूमुलेशन है, वो थोड़ा कम हो जाता है। और जब ब्लीड करता है पेशेंट तो उसमें तो अलग दवाइयाँ चलती हैं, फिर वैसोप्रेसिन हो गया, है ना, उसमें बीटा ब्लॉकर भी प्रोफाइलेक्टिकली उसमें चलता है, और भी बहुत सारे ड्रग्स हैं, सोमेटोस्टैटिन वगैरह, ऑक्ट्रियोटाइड, है ना, एक्यूट जो ब्लीडिंग होती है उसमें। तो ये सारे मेडिसिन चलते हैं, तो वो मेडिसिन खाना सही है, बट क्योंकि वो एक एक्यूट इमरजेंसी सिचुएशन में आप जा सकते हो, तो एक मेडिसिन का बैकअप तो है, ठीक है, बट एट द सेम टाइम आपको डाइट के बारे में भी सोचना होगा उसी समय। अगर आपने उस टाइम पीरियड में अपनी अपनी डाइट को नहीं बदला तो डेफिनेटली वो अल्टीमेटली वैसे एंड स्टेज में आप चले जाओगे कि लिवर ट्रांसप्लांट के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होगा आपके पास। क्योंकि अगर थोड़ा भी लिवर आपका फंक्शनल है, लिवर रिमेनिंग टिश्यू, कुछ वायबल टिश्यू बचे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है वो रीजनरेट कर जाता है लिवर। सर और पहले आप इसलिए ये ही बता दो कि मतलब लिवर सिरोसिस होता कैसे है? व्हाट एग्जैक्टली इज लिवर सिरोसिस, मतलब जिसको हम क्रॉनिक लिवर डिजीज सीएलडी बोलते हैं। हाँ, लिवर सिरोसिस में क्या हो रहा है ना कि प्राइमरीली हमारा जो हेपेटोसाइट्स है, लिवर सेल जिसको हम बोल रहे हैं, जहाँ से जो जब डैमेज होता है तो एएसटी एएलटी एंजाइम रिलीज होता है, क्योंकि उस सेल में वो एंजाइम है। तो जब भी वो सेल डैमेज होगा, और वो डैमेज किसी भी चीज से हो सकता है, वायरस हो सकता है ना, हेपेटाइटिस वायरस है, एनएफएलडी जो हम पढ़ रहे हैं आजकल, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, वो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट से हो रहा है बेसिकली। अल्कोहल हो सकता है उसका एक रीजन। बहुत सारे ड्रग्स हैं जो हेपेटोटॉक्सिक हैं, लिवर को डैमेज करते हैं, जैसे पैरासीटामोल हो गया, बहुत ओवरडोज अगर उसका हो जाता है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड है, एस्ट्रोजन है, ओसीपी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जो कराते हैं हेपेटोटॉक्सिक है। तो वो सारे जो एजेंट्स हैं वो अल्टीमेटली लिवर सेल को डैमेज कर रहा है, और लिवर सेल जब भी डैमेज होगा तो अल्टीमेटली उसका रिपेयर भी होना है ना। और जब भी लिवर सेल डैमेज होता है तो फिर से फंक्शनल टिश्यू वहां पे उसको रिप्लेस करके आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, क्योंकि लिवर के पास रीजनरेटिव कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन जब जो डैमेज है उसका अगर मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है ना, इंटेंसिटी उसकी बहुत ज्यादा है, तो रिपेयर वाला चीज थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो उस तरह से फिर फंक्शनल लिवर सेल हमारे पास आ नहीं पाता, वो बन नहीं पाता। तो जो भी डैमेज हो रहा है वो अल्टीमेटली फाइब्रोसिस में चला जाने लगता है ना। और उसको फाइब्रोसिस बोलते हैं क्योंकि उस फाइब्रोटिक टिश्यू को अब आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो, वो फाइब्रोटिक टिश्यू काइंड ऑफ परमानेंट हो जाता है। तो जो परमानेंट हो गया वो तो हो गया, लेकिन जो भी रिमेनिंग वायबल टिश्यूज हैं, जो लिवर फंक्शनल है हमारा, क्योंकि पूरा लिवर अभी तक हमारा सिरहोज नहीं हुआ है पूरी तरह से, 100% अभी सिरोसिस में नहीं गया है, कुछ पार्ट होते हैं जो बचे होते हैं, रेसिडुअल टिश्यू फंक्शनल होते हैं। तो अगर उन टिश्यूज को हम प्रिजर्व कर लें डाइटरी इंटरवेंशन से, स्लो कार्ब डाइट से, हाई फैट या कार्निवोर डाइट आप कह लो, तो उससे क्या होता है कि रिमेनिंग वायबल जो फंक्शनल टिश्यूज थे लिवर के, वो रीजनरेट करना शुरू कर जाते हैं, और फिर से वो लिवर जो है अपना ओरिजिनल साइज में आ जाता है। लोग इसको मानेंगे नहीं, बट ये पॉसिबल है, क्योंकि जब आप अल्ट्रासाउंड कराओगे, स्कैन कराओगे, तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो वो फाइब्रोटिक टिश्यू को अब वो रिप्लेस कर देगा, क्योंकि बहुत ह्यूज अमाउंट में आपके पास अब फ्रेश टिश्यू आ गया है लिवर का।
तो वो काइंड ऑफ शेड ऑफ हो जाता है फिर उस फंक्शनल टिश्यू से। ये फंडा एक्चुअली हमें भी नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता होता है, बट ऐसा जब हो जाता है तो वो मानना पड़ता है हम लोगों को, है ना, क्योंकि इसके रिगार्डिंग कोई हमारे पास ना एकेडमिक्स में कोई लिटरेचर है जो इस चीज को बताती है, हमें समझाती है, और ना ही हमें पढ़ाया जाता है ये सब चीज। बट अगर अच्छा, सिंगल केस में भी ऐसा कुछ हो रहा ऐसा है। भी कुछ भी ऐसा एंटीऑक्सीडेंट्स है जिससे हम इस इंजरी को रोक सकते हैं? मतलब कुछ ऐसा नेचुरली अवेलेबल कुछ हो? नेचुरली एक तो हम एन एसिटाइल सिस्टीन को बहुत ज्यादा यूज करते भी हैं इसमें, है ना, ग्लूटाथायोन, ग्लूटाथायोन वगैरह का यूज इसमें बहुत लोग करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ग्लूटाथायोन जो है प्रोटेक्ट करेगा लिवर को। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब लिवर डैमेज हो रहा होता है तो उस समय बाहर से एक्सोजेनस एंटीऑक्सीडेंट का रोल बहुत ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि डैमेज की इंटेंसिटी इतने ज्यादा है कि आपको डैमेज को पहले स्टॉप करना होगा, क्योंकि बॉडी अभी रिपेयर मैकेनिज्म बॉडी की वीक है ना, क्योंकि आप सही चीज अभी डाल नहीं रहे हो बॉडी के अंदर फूड के फॉर्म में। तो उससे क्या हो रहा है कि डैमेज भी हो रहा है उसी फूड से, और वही फूड आपके रिपेयर सिस्टम को भी कॉम्प्रोमाइज करके रखा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक्सोजेनस एंटीऑक्सीडेंट काम नहीं करता है, वो एन एसिटाइलसिस्टीन के फॉर्म में आप ले लो या फिर ग्लूटाथायोन डायरेक्टली ले लो। तो इसलिए इस चीज से आप बच नहीं सकते हो, क्योंकि वो डाइट है जो एक्चुअली पूरे एक एनवायरनमेंट को खराब किया है, और उसको आप अंडू नहीं कर सकते हो एक एक्सोजेनस एंटीऑक्सीडेंट लेकर। पॉसिबल नहीं है, वो नहीं हो सकता है वो। और इसलिए भी कोई भी एंटीऑक्सीडेंट ना एक मेन स्टे ट्रीटमेंट का मोडालिटी नहीं है किसी भी डिजीज में, है ना, हार्ट डिजीज हो, क्योंकि बहुत सारे डिजीज ये सब इन्फ्लेमेटरी डिजीज हैं। तो कहीं पे भी हम एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स को यूज नहीं कर रहे हैं, कहीं पे भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नहीं रिवर्स हो सकता है वो। तो लिवर के लिए कुछ ऐसा सुपर फूड है सर आपके? वही बात मैं बताता हूँ कि कभी भी आपको बात करनी है ना तो ओवरऑल हेल्थ की बात करनी है। जो फूड आपके लिए ओवरऑल अच्छा है वही फूड आपके लिवर के लिए भी अच्छा है, वही फूड आपके ब्रेन के लिए भी अच्छा है, वही फूड हेल्थ आपके हार्ट के लिए अच्छा होगा, किडनीज के लिए अच्छा होगा। तो लिवर के लिए कुछ ऐसा फूड नहीं है, जो मैं खाता हूँ वही सुपर फूड है, और वही सुपर फूड आपके ब्रेन, हार्ट, किडनी, लंग्स, एवरीथिंग, सबके लिए वो सुपर फूड है। तो सर ऐसा नहीं है कि एक्चुअली लिवर खराब हो गया। हाँ। मैंने तो अपने अंकल का दवा जो है वो तुरंत ऐसे ही बंद कर दिया था। मतलब मैं एडवाइस नहीं कर रहा हूँ लोगों को बंद करने के लिए, राइट। बट मैंने उनको सीधे कार्बोहाइड्रेट कट किया आपके बोलने के साथ ही। हम्म। हम्म। तीनों टाइम से उनका मैंने रोटी, चावल, फ्रूट्स, आलू, ये सब बिल्कुल रिमूव कर दिया, हम्म। जैसा कि आपने बताया था। हम्म। और उनको मैंने बोला कि जितना अंडा हो सके उतना खाओ, नहीं खा हम्म। पाओ तो कभी कभी बीच में उनको मैंने अलाउ हम्म। किया था कि आप चपाती कभी ले लेना, जब हम्म। उनको हम्म। थोड़ा वीकनेस ज़्यादा लगता था। हम्म। बट आज वो इतने अच्छे कंडीशन में है कि उनका जो आईबीएस का प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो गया इससे। बस एक ही राइट। डाइट से सीएलडी हम्म। तो रिवर्स हुआ ही, साथ में उनको आईबीएस जो था वो भी चला गया। एग्जैक्टली। तो अभी तो स्कैन वगैरह हुआ ही होगा उनका, रिपीट रेमिशन स्कैन हुआ रिवर्सल है के बाद। इस बार। हाँ, बहुत अच्छा है। अब तो प्रोटीन वगैरह सब नॉर्मल 3.6 आता है अब तो। पहले हम्म। 2.2 2.1 हो गया था, बिल्कुल। वापस से 3 जबकि कुछ कोई दवा नहीं चलता है उनको। हम्म। हम्म। जस्ट जो डाइट आपने बोला था, हम्म। कार्बोहाइड्रेट कट करके, वो डाइट चल रहा है उनका। और उनका पीटीआईएनआर नॉर्मल हो चुका है, जो हम्म। कि 1.2 के आसपास चला गया था उनका। 1.2 से हम्म। ज़्यादा हो गया था पीटीआईएनआर। ज्यादा हो गया होगा, बिल्कुल, हाँ। हाँ, और तो कोई अब तो एक्चुअली जिनको पता नहीं है, अगर उनसे वो अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो वो लिवर हम्म। नॉर्मल लिख के देते हैं। मतलब वो इतना नॉर्मल दिखता है अपने। बिल्कुल। हम्म। स्प्लीन का साइज नॉर्मल हो गया उनका, स्प्लीन हम्म। जो बढ़ा हुआ था। हम्म। और बस वही होता है, 4-5 महीने में वो मुझे कॉल करेंगे जब उनको पूरा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि अब मैं ठीक हो चुका हूँ। हम्म। तो फिर वो कुछ खाना शुरू कर देंगे वापस से अपने हिसाब से। और फिर वो 20 दिन के बाद हम्म। वही एब्डोमेन पेन, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन मुझे फ़ोन राइट। करके बताते हम्म। हैं। तो ये एक टेंडेंसी हो जाती है, उनकी भी गलती नहीं है। हर पेशेंट का मुझे लगता है ये टेंडेंसी है कि हम्म। उनको ये लगने लगता है कि मैं पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ। राइट। बट वही बात है कि जब तक वो सही तरीके से खाएँगे वो सही रहेंगे, और वापस जैसे वो डाइवर्ट करेंगे वो वैसे के वैसे ही हो जाएँगे। राइट।
वही है, ये एक्चुअली एक बार आप डिजीज को डेवलप कर लिए ना, तो आप एक्चुअली आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल की तरह आप फिर नहीं आप स्पेंड कर सकते हो लाइफ को इन टर्म्स ऑफ फूड एंड ऑल, क्योंकि मतलब वो आई थिंक एग्रेवेट मुझे बड़ा तो ऐसा जल्दी होता है लगता है आप। कि सर सारे सीएलडी पेशेंट, फैटी लिवर पेशेंट को ना आपसे कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। मतलब कुछ नहीं तो दे कैन ट्राई एंड दे विल सी द रिजल्ट्स। मतलब ये तो प्रूवन हम्म, चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप बोलोगे ठीक बिल्कुल। हो गए हो तो उनके ब्लड टेस्ट में वो हम्म रिफ्लेक्ट करेगा कि कितना हम्म इम्प्रूवमेंट है। हम्म, क्योंकि डेफिनेटली हमारे जो मेडिकल साइंस है उसमें उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, हम केवल सपोर्टिव कोई ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट देते हैं। कभी प्रोटीन दे दिया, चढ़ा दिया, जिसका हाफ लाइफ नहीं। 2 दिन तक होता है, वो कितना एल्ब्यूमिन चढ़ा के कुछ उसका फायदा वही। नहीं। मुझे तो उल्टा ये लगता है कि वो एल्ब्यूमिन जो चढ़ाते हैं उसे और सप्रेस होता है लिवर, कि हम्म, तुम्हें प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, बाहर से आ गया। हम्म। कोई तो मतलब नहीं है उसका। आप 10,000 12,000 लगाते हो 100 ml एल्बुमिन का, है ना, और वही 20 ग्राम समथिंग रहता है उसमें एल्बुमिन 100 ml में, है। और वो दे करके आप हो गया 36 to 48 आवर्स बस स्टे करेगा, थोड़ा एडिमा आपका सही रहेगा उस फेज तक, उसके बाद फिर से वहीं पे सिचुएशन वहीं का वही हो जाता है। एग्जैक्टली, तो फाइनल ट्रीटमेंट इसका डाइट से ही है। एंड हम्म, आपको डिजीज हुआ है तो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट रिगार्डिंग योर डाइट। बस। मतलब मुझे ये नहीं समझ आता है, लोग दवा बहुत स्ट्रिक्टली खाते हैं कि डॉक्टर ने बोला है खाने के बाद खाना है तो खाने के बाद ही खाना है, लेकिन जब खाना उनको बोला जाता है स्ट्रिक्टली खाने के लिए, वो फॉलो नहीं कर पाते। बट सम पीपल डोंट टेक मेडिसिन आल्सो। हाँ, ये भी वैसे भी बात है। वैसे वैसे भी कुछ लोग लोग वो हैं। भी नहीं खाते हैं, हाँ। वही। और एक और मुझे ड्रग का याद आया एक्चुअली डिस्कस करते करते, उसमें वो भी यूज करते हैं हम लोग, एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट। अच्छा, अच्छा सीएलडी के लिए, हाँ। हाँ बिल्कुल। एडिमा उसमें क्योंकि रास एक्टिवेट हो रखा होता है ना उसमें, रास रेनिन उसको एंजियोटेंसिन, सप्रेस करने के लिए, हाँ। तो एल्डोस्टेरॉन वाला उसको एंटागोनाइज करते हैं हम। एल्डेक्टोन हाँ, देते हैं, बहुत कॉमन है एल्डेक्टोन। एडिमा कम करने के लिए बेसिकली, जो स्वेलिंग हो हाँ, जाता है। सॉल्ट रिटेंशन वगैरह ये सब कम से कम हो, अच्छा एल्डोस्टेरॉन। सर, ये सॉल्ट का क्या चक्कर है सीएलडी में, ये थोड़ा आप बताओगे? क्योंकि बेसिकली मेरे अंकल ऐसे तो सही है, वो हम्म सॉल्ट हम्म बहुत कम ही खाते हैं, बट क्या हम्म। मतलब वो पिंक सॉल्ट बहुत नहीं खा पाते हैं। फिर भी मैं उनको बोलता हूँ तो वो खा लेते हैं। तो क्या बहुत फर्क पड़ता है क्या पिंक सॉल्ट और वाइट सॉल्ट में, या रिफाइंड क्वांटिटी सॉल्ट, ऑफ सॉल्ट में? उसका थोड़ा डाउट आप क्लियर कर दें। रिफाइंड सॉल्ट में एक्चुअली क्या है ना कि बाकी जो मिनरल्स हैं वो नहीं है हमारे पास, है ना। बेसिकली वो सोडियम है और क्लोराइड है, जो भी हम हाँ, रिफाइंड आयोडाइज्ड सॉल्ट लेते हैं। बाकी जो रॉक सॉल्ट लेते हैं वो हिमालयन पिंक सॉल्ट हो या इवन सी सॉल्ट है, उसमें बाकी मिनरल्स हैं एक्चुअली। सर बस तो यही ये जो मेजर कहते हैं डिफरेंस कि है। पिंक सॉल्ट में आयोडीन कम रहता है, तो उससे हाँ, कुछ फर्क पड़ता है क्या? मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं है अगर आपकी डाइट बहुत अच्छी है तो, है ना। डाइट में नहीं, अगर क्योंकि देखिए मोस्टली एनिमल। गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली आयोडाइज्ड सॉल्ट बनाने का ऐसा रूल है हमारी कंट्री में, हाँ बिल्कुल, राइट। कि इंडिया में वो तो वो वो इसलिए है क्योंकि डाइट बैलेंस डाइट है हमारा अच्छा। गाइडलाइन में, है ना। तो वहां पे डेफिशिएंसी होने का रिस्क है अगर आप आयोडाइज्ड सॉल्ट भी नहीं खा रहे हो उस डाइट के अगेंस्ट, है ना। तो अगेंस्ट दैट डाइट एक्चुअली, दैट आयोडाइज्ड सॉल्ट यू माइट रिक्वायर एक्चुअली। बट अदरवाइज आई थिंक इफ योर डाइट इज करेक्ट, मोस्टली एनिमल फूड से डाइट में, मुझे ऐसा लगता है आयोडाइन का अप्रोप्रिएट रिक्वायरमेंट आप फुलफिल कर रहे हो अपनी डाइट से, तो आयोडाइज सॉल्ट नहीं भी है, आप रॉक सॉल्ट ले रहे हो, हिमालयन सॉल्ट ले रहे हो, तो मुझे नहीं लगता वो ऐसा कुछ डिफरेंस, सिग्निफिकेंट डिफरेंस कुछ होगा, मतलब तो कुछ सर डिफिशिएंसी वाइज। क्वांटिटी में रहता है क्या कि कितना क्वांटिटी सॉल्ट लेना चाहिए एक सीएलडी पेशेंट को? सॉल्ट का रिक्वायरमेंट जो है एक्चुअली इन जनरल तो हम ऐसा मानते हैं कि नॉर्मली 5 ग्राम होना चाहिए, बट ऐसा कोई साइंटिफिक अब देखें ना तो कोई बेसिस नहीं है एक्चुअली कि कितना सॉल्ट हमें चाहिए, कि इतना ही चाहिए या इससे ज़्यादा हम नहीं खाएं तो अच्छा है। क्योंकि ज़्यादा का तो मुझे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, क्योंकि सॉल्ट ऐसी चीज़ है कि यू कैनॉट ओवर डू, है ना। सॉल्ट तो इतना ज़्यादा मतलब थोड़ा भी ज़्यादा हो जाता है किसी भी फूड आइटम में तो आप खा नहीं पाओगे। तो सॉल्ट को एग्जैक्टली। ओवरडू करना बहुत टफ है। शुगर को आप कर सकते हो ओवरडू, सॉल्ट को आप नहीं कर सकते ओवरडू। तो सॉल्ट बॉडी जितना डिमांड कर रही होती है आपको सॉल्ट उतना लेना चाहिए, और वो अमाउंट ऑलमोस्ट इट टर्न्स आउट टू बी अराउंड अबव 5 ग्राम।
मुझे ऐसा लगता है वो होता है उतना 5 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि आप हर एक चीज में खा रहे हो और टू सम एक्सटेंट हर एक फूड आइटम में भी अपना एक सोडियम का कंटेंट होता है। ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी में जो भी सोडियम क्लोराइड जा रहा है वो सिर्फ सॉल्ट के थ्रू जा रहा है। आप जिस भी फूड आइटम को ले रहे हो, एग्स खा रहे हो, मीट खा रहे हो, ग्रेन्स खा रहे हो, जो भी खा रहे हो, उसमें भी सोडियम है, उसमें भी क्लोराइड है, तो वो जा रहा है, सॉल्ट आपका उससे भी जा रहा है। तो एक्चुअली हम टोटल सॉल्ट कितना खा रहे हैं किसी को नहीं पता है। हम जो भी सॉल्ट की बात कर रहे होते हैं वो बेसिकली एडेड सॉल्ट की बात कर रहे होते हैं रिकमेंडेशन में, जो भी हम बोलते हैं। तो 2 ग्राम हो गया, 3 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम, तो फूड वाली चीज को तो हम कंसिडर ही नहीं करते, अकाउंट में ही नहीं लेते। तो जो भी हम एडेड सॉल्ट की बात कर रहे हैं उसमें मुझे ऐसा लगता है कि 5 ग्राम से कम खाने पे प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, अगर आप 5 ग्राम से कम खाते हो। क्योंकि 5 ग्राम, और डिपेंड भी करता है कि आप बाहर निकलते हो, स्वेट के थ्रू लॉस है आपका या नहीं है, क्योंकि स्वेटिंग होगी तो सॉल्ट का डिमांड बढ़ेगा, रिक्वायरमेंट बढ़ेगा। तो फिर भी मुझे ऐसा लगता है 5 ग्राम का मतलब वो ऑलमोस्ट 1 टीस्पून है ना। 1 चम्मच चीनी जो लेते हैं हम, वही 1 चम्मच नमक हुआ, और 1 चम्मच नमक बहुत ज्यादा नहीं है मुझे ऐसा लगता है। लोग इसको मानते हैं कि 1 टीस्पून नमक बहुत ज्यादा है, 5 ग्राम बहुत ज्यादा है, आपकी बॉडी को नुकसान करता है, लेकिन कोई ऐसा कोई साइंटिफिक हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है जो हम बोलता है कि हाई सॉल्ट डाइट आपको या हाई सॉल्ट प्रॉब्लम है हमारे लिए। प्रॉब्लम क्या है कि सॉल्ट का रिटेंशन प्रॉब्लम है। अगर सॉल्ट रिटेन कर रहा है बॉडी बहुत ज्यादा, और वो रिटेन तभी करता है जब हाई इंसुलिन हो बॉडी में, और हाई इंसुलिन जब भी होगा तो रास भी एक्टिवेट होता है इंसुलिन के थ्रू ही, है ना। तो जब भी हम रास के बारे में हम पढ़ते हैं ना अपने मेडिकल साइंस में, मेडिसिन में, कि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट हो गया, ये नहीं पढ़ते कि एक्चुअली उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इंसुलिन होता है, डायरेक्टली होता है एक्चुअली। तो इंसुलिन जब तक हमारा हाई नहीं रहेगा कंटिन्यूसली, तब तक रास बहुत ज्यादा एक्टिवेट नहीं रहता है, होता है। तो इसलिए सीएलडी पेशेंट में अगर रास एक्टिवेटेड है तो आप कार्ब्स को कम करेंगे तो इंसुलिन भी कम होगा आपका, और इंसुलिन कम होगा तो रास अपने आप डाउन रेगुलेट होगा, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन। और उसी एल्डोस्टेरोन को आप एंटागोनाइज कर रहे हो, मतलब उसके उसको रोकने वाली आप एक ड्रग ले रहे हो, है ना। तो एल्डोस्टेरोन बढ़ रहा है कैसे? इंसुलिन के बढ़ने से उसका एक्शन आप प्रोनाउंस कर रहे हो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट के थ्रू, जिसकी वजह से उस हार्मोन की वजह से, उस एल्डोस्टेरोन की वजह से आपका सोडियम रिटेन कर रहा है बॉडी, है ना। तो अगर हम डाइट में ही कार्ब्स को कम कर दें तो ये रास वाला जो पूरा जो सिस्टम है नेगेटिव फीडबैक से जो आ रहा है, क्योंकि रास एक्टिवेट इसलिए हो रहा है क्योंकि बॉडी वो कॉम्पनसेट करने के लिए कर रही है ना। और उस कॉम्पनसेशन में क्या होता है कि हम फ्लूइड को एक्यूमुलेट करने लगता है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना कि इंट्रावैस्कुलर वॉल्यूम, जो ब्लड वेसल का जो वॉल्यूम है वो कम पड़ जा रहा है, राइट। क्योंकि फ्लूइड जितना है वो ब्लड वैस्कुलर कंपार्टमेंट में नहीं जाके अब इंटरस्टिशियल स्पेस में जा रहा है, ब्लड वेसल में नहीं रह रहा है, वो इंटरस्टिशियल स्पेस में जा रहा है, इसलिए तो एडिमा हो रहा है हम लोगों को। तो इंट्रावैस्कुलर कंपार्टमेंट में जब भी ब्लड कम होगा तो बॉडी सेंस ये करती है कि बीपी कम हो रहा है, अब हमें फ्लूइड को ज्यादा से ज्यादा रिटेन करना है। और कैसे आप कर सकते हो उस फ्लूइड को रिटेन? रास को एक्टिवेट करके। तो सारा वॉल्यूम ओवरलोड का सिचुएशन डेवलप हो जाता है। तो बॉडी एक्चुअली काइंड ऑफ कॉम्पनसेट करना चाह रही है उस सिचुएशन से, और उसकी वजह से आपको एडिमा हो रहा है। तो एडिमा को आप कैसे कम करोगे? रास को डाउन रेगुलेट करके, है ना। और तो रास जब कार्ब्स भी ही डाउन, हटाना होगा। बिल्कुल। तो एल्डक्टोन लेकर के आप सिम्टोमेटिकली आप बेटर तो कर ही लेते हो थोड़ा बहुत, लेकिन रूट कॉज पे काम नहीं हो रहा है वहां पे भी, क्योंकि रास का एक्टिवेशन जो है वहां वो प्रॉब्लम है। आप एल्डक्टोन लेके रास के एक्टिवेशन को डाउन रेगुलेट नहीं कर रहे हो, आप बस एल्डोस्टेरॉन के अगेंस्ट आप ड्रग ले रहे हो, जो एल्डोस्टेरॉन जो काम कर रहा है उसके इफेक्ट को आप सप्रेस कर रहे हो। आप पूरे उस फीडबैक को ही खत्म करो, है ना। तो वो फीडबैक एक्चुअली खत्म होता है हाई कार्ब डाइट को बंद करने से। ये सही है मोस्ट सर। प्लॉजिबल मैकेनिज्म मुझे ऐसा लगता है कि आप यहीं पे काम कर रहे हो इसलिए आपके पास रिजल्ट आ रहा है। क्योंकि आप जिस मेडिसिन को खा रहे हो आप खुद समझो ना, वो मेडिसिन कहाँ काम कर रहा है? उसी एल्डोस्टेरॉन के अगेंस्ट काम कर रहा है। और एल्डोस्टेरॉन बढ़ कहाँ से रहा है, क्यों बढ़ रहा है वो, है ना। लो ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करना चाह रहा है वो सारे हॉर्मोन्स, लेकिन मेंटेन तो हो नहीं रहा, वो फ्लूइड सारा बाहर आ जा रहा है, टिश्यू स्पेस में आ जा रहा है, जिसकी वजह से एडिमा हो रहा है। तो अब आप बेसिकली एडिमा को ही कम कर पाओगे, वही वही, क्योंकि आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ को खराब कर रहा है। तो एडिमा कम कैसे होगा? जब हम रेनिन एंजियोटेंसिन फीडबैक सिस्टम को हम डाउन रेगुलेट करेंगे, कार्ब्स को हटा करके डाइट से।
बढ़िया सर। तो बेसिकली एक आप अगर डाइट बता देते एक सीएलडी पेशेंट के लिए, बेस्ट डाइट नॉर्मली कैसा होना चाहिए? मतलब हाउ बेस्ट डाइट कैन दे तो कट, आप हाँ, मतलब आप वो तरीका बता सकते हैं जिससे वो अपने कार्ब्स कम कर दे, जो कि अननेसेसरी वो खा रहे हैं? कार्ब्स कम करने का तरीका ये होता है कि आप अपनी डाइट में मोस्टली प्रोटीन एंड फैट से आप अपने प्लेट को फुल रखिए। बहुत कम स्पेस रखिए कोई भी सीरियल्स या ग्रेन्स वाले प्रोडक्ट्स के लिए, है ना। तो अगर आप अपने प्लेट में प्रोटीन के कुछ सोर्सेज रख रहे हो, एनिमल प्रोटीन, प्रोटीन का मतलब होता है एनिमल प्रोटीन, मैं सोय और ये लेक्टिन, ये सॉरी लेग्यूम्स और ये सब पे बात नहीं करता हूँ, वो सब आइडियल सोर्स नहीं है प्रोटीन का, है ना। वो आपको प्रॉब्लम करेगा, ब्लोटिंग कराएगा, गैस कराएगा, है ना, वो एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा। तो आप अगर सीएलडी पेशेंट को अगर वो सब दे रहे हो, लेग्यूम्स दे रहे हो, दाल दे रहे हो खाने को प्रोटीन के लिए, तो वो ब्लोटिंग होगा उससे, उससे ऐसे ही उसका गट जो है बहुत डिस्टर्ब्ड है सीएलडी पेशेंट का, वो टॉलरेट नहीं कर पाएगा वो सब चीज़ को। तो आप क्लीन फूड दोगे, क्लीन प्रोटीन दोगे, जो होता है हमेशा एग्स एंड मीट। अगर नहीं खाता है मीट तो फिर एग्स तो खाना पड़ेगा, अगर एग्स नहीं खाएगा तो उसकी बीमारी ठीक नहीं होगी, जैसा मैं हमेशा ही बताता हूँ। तो नहीं खाना कोई सोल्यूशन नहीं, वही एकमात्र आपका चॉइस है, वही आपको करना पड़ेगा। तो एग्स आप लेते हो तो उससे क्या होगा, आपका बहुत लंबे समय तक आप फुल रहोगे। अगर आप ब्रेकफास्ट में 3 to 4 एग्स ले लेते हो, क्योंकि ब्रेकफास्ट में यूजुअली लोग पोहा लेते हैं, ओट्स लेते हैं, है ना, दलिया खाते हैं, ये सारी चीजें खाते हैं, चूड़ा खाते हैं, पता नहीं और क्या क्या, बहुत सारे सत्तू है, ये सब चीजें खाते हैं इंडिया में मोस्टली। तो ये पूरा कार्बोहाइड्रेट बेस्ड मील होता है, टिपिकल हमारा जो इंडियन ब्रेकफास्ट होता है। तो इसमें अगर हम एग्स इंक्लूड कर देते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारे कार्ब्स का जो एक नीड होता है ना, जो हम सोचते हैं कि कार्ब्स होना चाहिए डाइट में, वो नीड खत्म हो जाता है, क्योंकि पेट हमारा भर गया, लंबे समय तक हम भूखे अब नहीं रहेंगे, तो कोई स्नैक्स भी नहीं चलेगा बीच में। ऐसा नहीं है कि ब्रेकफास्ट 8-9 बजे किए फिर 11 बजे भूख लग गई, जो टिपिकली हम कर लेते हैं, क्योंकि 11 बजे बहुत लोग फल खा लेते हैं ब्रेकफास्ट करने के बाद, क्योंकि उनको भूख लगी रहती है, पेट भरता ही नहीं कार्ब्स खा करके, तो फिर 11-12 बजे वो फल खा लेंगे। तो फिर फल भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड चीज है ना, डिजीज ऐसे तो बेटर नहीं हो पाएगा आपका, फ्रूट्स भी खाना नहीं होता है आपको। फिर लंच का टाइम आता है, फिर लंच में आप वही राइस एंड रोटी लेकर बैठ जाते हो, है ना। तो ये सब प्रॉब्लम है। तो अगर आप अपनी डाइट में एनफ प्रोटीन एंड फैट रखते हो एग्स के फॉर्म में, आप ब्रेकफास्ट में एग्स खाओ, फिर आपको लंच में वही खाना पड़ेगा। अगर आप, या फिर आप पनीर ऐड कर सकते हो, थोड़ा मशरूम भी ऐड कर सकते हो, थोड़ा बहुत, थोड़ा फार बेटर है वो बाकी प्लांट बेस्ड फूड से। तो इस तरह से आपको डाइट में प्रोटीन एंड फैट के बारे में सोचना है हर एक मील में, तो अपने आप वो कार्ब्स का जो रिक्वायरमेंट है वो चला जाएगा, और धीरे धीरे आप फुल फील करोगे तो आप कम बार खाओगे, मतलब योर फ्रीक्वेंसी ऑफ ईटिंग विल बी लेस, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपको स्नैक्स करने का मन नहीं करेगा। हो सकता है 3 मील्स में आपका काम हो जाए। 3 मील्स भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में तो लोग 5 to 6 टाइम्स खा ही रहे हैं स्नैक्स लेकर, इंक्लूडिंग टी बिस्किट ये सब इंक्लूड अगर कर लें तो ग्रेजुअली फिर क्या होगा कि 1 मील 2 मील वाला एक अप्रोच आ जाता है, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है उसमें। फिर एक फास्टिंग का भी प्रोटोकॉल बन जाता है अपने साथ साथ। यही चीज सुपरवाइज करना होता है, एक गाइडेंस में करना होता है, तो ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं, क्योंकि पेशेंट को समझ में नहीं आता। हम कितना भी डिस्कस कर लेंगे ना इस लो कार्ब डाइट, पेशेंट नहीं करेगा अगर आप उसको सुपरवाइज नहीं करते हो तो, है ना, नहीं हो पाता उनसे। हम कितना भी डिटेल में डिस्कस करते हैं स्टेप 1 स्टेप 2, बट करने पे जब आती है सुपरवाइज तो करना ही पड़ता है। वो नहीं हो पाता है, वो उनको समझ नहीं आता कि अरे कैसे क्या उनको करेंगे। रिजल्ट दिखता है, उसके बाद भी वो नहीं फॉलो कर पाते हैं, ऐसा वही होता है। चीज है ना, वही चीज है। तो अगर कोई ऐसा कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। हम तो ऐसे भी कह रहे हैं कि भाई हमारे एडवाइस को मेडिकल एडवाइस मत कंसिडर करो, तुम्हें अगर करना भी है तो तुम अपने रिस्क पे करो, और अगर तुम्हें सुपरविजन चाहिए डॉक्टर्स का तो फिर बेटर है आप कंसल्ट करो, प्लान लो। क्योंकि आप अगर मेडिसिन खा रहे हो तो थोड़ा और भी डेंजरस है कि किस मेडिसिन को कब बंद करना है, कब कंटिन्यू रखना है, ये सब भी एक बात हो जाती है, ये सब भी एक बहुत बड़ा इशू है पेशेंट्स के साथ, क्योंकि क्रॉनिक डिजीज के कंडीशन में आपके पास 10 से 12 दवाइयां आप खा ही रहे होते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो इसलिए ये सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए हमें एक डाइट के बारे में तो हमेशा ही सोचना है, आपकी बीमारी कुछ भी हो। जब भी आप किसी बीमारी से डायग्नोज होते हो तो राइट अवे आपको सोचना है कि मुझे अपनी डाइट को बदलना है, तुरंत ये क्लिक करना चाहिए,
वो अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो सकता है, गाउट का प्रॉब्लम हो सकता है, लंबार का, सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो सकता है। ये सारा इशू कहीं ना कहीं मस्कुलोस्केलेटल बोन मिनरल डेंसिटी का ही इशू है। किसी का बोन मिनरल डेंसिटी कम है तो ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा है, आर्टिकुलर डैमेज हो रहा है, जॉइंट्स सारे डैमेज हो रहे हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से। तो बैकग्राउंड में ये पुअर डाइट चल ही रहा होता है सभी का, है ना। तो तुरंत क्लिक करना है कि भाई डाइट पे अब काम करना है। डॉक्टर से डायग्नोज कराया, स्कैन कराया, डायग्नोसिस हो गया, वैसे डॉक्टर को अब सीक आउट करो जो बेसिकली इस फील्ड में काम कर रहा है। इंडिया में हालांकि बहुत कम डॉक्टर्स हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सोलली मतलब इस फील्ड में काम कर रहे हैं। बहुत कम डॉक्टर्स हैं, गिने चुने हैं, मुझे ऐसा लगता है 3 4 5 हो गए मुश्किल से, उससे ज्यादा तो नहीं है इंडिया में। अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है इसका एक लो कार्ब का एक कम्युनिटी क्रिएट हो रहा है, ग्रेजुअली लोग जान पा रहे हैं, समझ रहे हैं कि हाँ भाई ये एक लेजिट चीज है, साइंटिफिक है काफी। तो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है ये भी एक बढ़िया एक धीरे धीरे एक ये फिगर बनेगा हमारे लिए कि बिल्कुल बनेगा सर। ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट डॉक्टर्स एक। रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं, चाहे सीएलडी हो, सीकेडी हो, कोई राइट। ऑटो इम्यून डिजीज हो। तो और ग्रेड 1 फैटी लिवर को तो लोग आजकल डिजीज समझते ही नहीं है, दैट इज द पार्ट ऑफ लाइफ। जब ग्रेड राइट 2 हो जाता है तब जाके वो कहता है अच्छा ग्रेड 2 हो गया, अब क्या दवा खाना है ये बता दो। राइट। वहां पे फिर वही विटामिन ई और ये सब चलता है। हाँ, विटामिन ई, वो महंगे वाली गोलियां होती है विटामिन ई की। हाँ, वही एवियन 3 मंथ्स 2 मंथ्स ऐसा करके बोलते हैं लोग खाने। और उसके बाद भी और भी बहुत सारे ऐसे तो एक्सपर्ट्स और भी हैं, एक से एक महान है, जो स्टैटिन्स भी दे देते हैं फैटी लिवर में। ऐसे भी बहुत डॉक्टर्स हैं, अच्छा। स्टैटिन्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं फैटी लिवर में। हाँ, स्टैटिन, स्टैटिन्स भी जिसका दे कोई देते हैं यूज बहुत ही लोग, नहीं है फैटी लिवर में। जिसका कोई मतलब नहीं है हाँ, स्टैटिन्स देने का, है ना। तो यही है अब। बाकी पब्लिक जो है समझने को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उनका, उनका आईक्यू का प्रॉब्लम है या तो बहुत लो सर आईक्यू हो गया है। प्रॉब्लम उनका नहीं है एक्चुअली। शुरू से जिसने जो देखा है वो वैसे ही चलेगा सर। ये चीज़ इंडिया के लिए नया है अभी, प्रोटीन, मतलब कि आपको दवा का ज़रूरत नहीं है, यू कैन बी ट्रीटेड बाय अ गुड डाइट आल्सो। बट हम्म। उन्होंने ऐसा कभी कुछ देखा ही नहीं है, इसलिए। और उनको जो आदत लग गई है ना वो कार्बोहाइड्रेट की, इंडिया में जो इतने तरीके के डिश बनते हैं, वो हम्म। सुबह सोचेंगे, उठेंगे कि आज से मैं कार्बोहाइड्रेट नहीं खाऊंगा, और शाम को जाके वही समोसा हम्म। वो खा लेंगे। वही, अगर आप सोच भी रहे हो तो आपके आसपास वाले ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आप फिर डिविएट हो एग्जैक्टली, जाते हाँ। हो, है ना। हाँ। तो मेरे यही पास ही प्रॉब्लम है। पेशेंट सर आया था एक, मैंने अल्ट्रासाउंड किया था, मतलब ऑलमोस्ट सीएलडी जैसा बन चुका था लिवर उसका, क्रॉनिक अल्कोहलिक। तो वो मुझे राइट। बोल के गया कि सर आज के बाद में कभी पी, मैंने बोल दिया था पी लोगे तो मर जाओगे, हम्म। अब कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। हम्म। मतलब तुरंत नहीं मरोगे, बट अब हम्म। धीरे धीरे 5-10 साल में आप जा चले हम्म। जाओगे। यंग था लड़का, 35 ईयर ओल्ड। बिल्कुल। हम्म। तो वो जब गया मुझसे, बिल्कुल नेक्स्ट डे फिर आया मेरे पास कि सर मैं अल्कोहल नहीं पीऊंगा और क्या क्या करना है मुझे बता दो। हम्म। हम्म। तीसरे दिन से उसने फिर से अल्कोहल पीना शुरू हम्म। किया। अब वो डर से मेरे पास आता ही नहीं है। अब उसे हाँ, प्रॉब्लम भी होता है तो वो नहीं आता है मेरे ऐसे लोगों को पास। बेसिकली एडिक्शन है, रिहैब जैसे सेंटर की कार्बोहाइड्रेट, जरूरत जैसे होती है, अल्कोहल एडिक्शन रिहैब, होता है, वैसे कार्बोहाइड्रेट। प्रॉपर रिहैबिलिटेशन का इनको एक्चुअली रिक्वायरमेंट होता है। और हाँ, कार्ब एडिक्ट के साथ भी यही प्रॉब्लम है, उनके साथ भी एक जो है ना वो एडिक्शन बार बार अगेन एंड अगेन एक्चुअली वो उनको किक करता है ना। ऑलवेज किक्स इन एवरी नाउ एंड देन आफ्टर विड्रॉइंग कार्ब्स और इवन अल्कोहल। exactly। तो यही प्रॉब्लम है अब उसमें। क्या कर सकते हैं, वही अपना एक विल पावर टू सम लेवल, टू सम एक्सटेंट एक्चुअली वर्क, मतलब बहुत करता है भाई, हेल्प करता है आपको। आपका अपना अपना एक विल पावर होता है, हर एक इंडिविजुअल अपना एक सर्टेन एक विल पावर के साथ होते हैं। किसी का विल पावर बहुत स्ट्रांग है, किसी का बहुत कमजोर है। जिनका बहुत स्ट्रांग है वो एक्चुअली कुछ भी छोड़ सकता है, किसी भी एडिक्शन से दूर जा सकता है। तो ओवरऑल एक पर्सनैलिटी टाइप भी होती है। अब जैसे मेरे पास पेशेंट ऐसे ऐसे हैं जो बोलते हैं कि सर कार्ब्स खाना नहीं था, आपने तो मना किया था, लेकिन आज मैंने खा लिया, आइसक्रीम खा लिया। और फिर एंजाइटी का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है पेशेंट को। और एंजाइटी का प्रॉब्लम शुरू होता है तो बोलते हैं कि सर प्लीज गाइड। मैं बोला कि गाइडेंस जो आप टिप्स मांगते हो डेली डेली, वो टिप्स वही रहेगा, वो बदल थोड़ी ना जाएगा, मैं तो ऑलरेडी दे चुका हूँ आपको।
आप कर क्या रहे हो? आप बार-बार वही काम कर रहे हो, फिर बार-बार आप टिप्स माँग रहे हो मेरे से। ऐसे थोड़ी ना होगा। आपको जब पता है कि वो नहीं खाना है, आप खा लेते हो जाके। सर घर सर बाहर जाके रेस्टोरेंट में खा लिए फैमिली हम लोग सब मिलके। मैं बोला बस हो गया, तो फिर क्या मैं क्या इसका जबकि वो रेस्टोरेंट में भी जाके वो वही। आपका वाला डाइट खा सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनको नान खाना ही है। हाँ, वही। वहाँ पे आप जाके राइस और दाल खा रहे हो, है ना? और आइसक्रीम खा रहे हो। अब इसका इसका मैं क्या कर सकता हूँ? इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन तो नहीं है ना मेरे पास। तो यही फिर पेशेंट पूछता है कि सर मैं अभी 24 आवर फास्ट पे हूँ, तो इससे मेरा प्रॉब्लम दूर नहीं हो जाएगा? मैं बोला अरे भाई आप क्रॉनिकली आप सिक हो ना, आप हेल्दी तो हो नहीं। ये काम हेल्दी लोग करते हैं, खा करके फास्ट कर लेते हैं, तो वो काइंड ऑफ थोड़ा सा आप अंडू कर लेते हो अपने जो भी डैमेज आपने किया गलत फूड से। आप तो ऑलरेडी बीमार हो, आप अपनी बीमारी ठीक करो। सही खाते हुए भी आपको फास्ट करने की जरूरत है। आप गलत खा के फास्ट करके कैसे ठीक कर लोगे खुद को, है ना? तो ये सब है मतलब। और तो ऐसे लोगों का आप कैसे हेल्प कर पाओगे जब उनको पता है कि मुझे नहीं खाना है, वो फिर खा लेते हैं और खा करके फिर गिल्ट फील करते हैं। अब इसका सोल्यूशन तो नहीं है मेरे पास, है ना? अब मेरे पास सोल्यूशन तभी होगा जब आपके पास मेरे जैसे लोग रहेंगे जो कंट्रोल करेंगे, है ना? लेकिन आपके घर में मेरे जैसा कोई लोग नहीं है, ये प्रॉब्लम है। नहीं सर, यही है कि जिनको सच में अपना डिजीज़ क्योर करना है, उनको आपका बात सुनना होगा और फॉलो सुनना करना ही होगा ना होगा। आप। अब हाँ, आपके घर में अब कोई मेरे जैसा नहीं है, वो तो नहीं होगा, कोई नहीं होगा मेरे जैसा। वो सब एक्सपेक्टेशन तो वो फैंटेसी है, ये सब चीज सोचना। तो आपको खुद ही एक्शन लेना होगा। आपको सिचुएशन आपकी खराब है, आप सफर कर रहे हो लंबे समय से, आपका चलना फिरना उठना बैठना सब कुछ मुश्किल हो रखा है, कुछ नहीं कर पा रहे हो आप, और फिर भी आप खा रहे हो इस तरह से। तो मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ? मैं तो बस एडवाइस ही दे सकता हूँ। सर फिजिशियन तो ऐसे कितने भी दिन एडवाइस देता में, है बस। मतलब आपके डाइट से अर्लीस्ट कितने दिन में सीएलडी का रिजल्ट दिखने लगता है? मतलब मैंने ऐसे कभी कैलकुलेट तो नहीं किया था, बट आई एम जस्ट हाँ, आस्किंग। एक्चुअली गोयल ये थोड़ा सा डिपेंड करता है, मतलब केस बाय केस बेसिस एक्चुअली वैरी करेगा ये, क्योंकि पेशेंट का कार्ब्स का रिडक्शन कितना ज्यादा है, बाई हाउ मच दे आर रिड्यूसिंग देयर कार्ब्स इनटेक, इट एक्चुअली ऑल डिपेंड्स ऑन दैट, है ना? अगर किसी का कार्ब्स 300 ग्राम है, 400 ग्राम है, और वो रिड्यूस करके भी 150 200 खा रहा है, ग्रेजुअली रिड्यूस कर रहा है, तो बॉडी विल टेक टाइम डेफिनेटली, है ना? तो अगर वो ड्रास्टिक रिडक्शन किया है काफी ज्यादा, 300 ग्राम से डायरेक्टली 25 ग्राम 50 ग्राम कर लिया अपने कार्ब्स को, तो रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा। वो एक्चुअली वो एक फैक्टर है कार्ब्स का रिडक्शन, जो एक्चुअली प्रिडिक्ट करता है, डिक्टेट करता है वो कितनी जल्दी रिवर्सल होगा। तो एग्जैक्ट तो फिगर नहीं कोई हम बता सकते कि कितनी जल्दी, और अपना एक बॉडी का अपना एक स्टेट भी होता है, उस पर भी डिपेंड करता है कि बॉडी कितनी जल्दी हील कर सकती है। वो हर एक बॉडी का सबका अपना अपना एक होता है, इंडिविजुअल बायो इंडिविजुअल इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो रहेंगे हर पेशेंट के साथ। बट मुझे ऐसा लगता है रफली एक एक स्टैब्लिश एक रेंज करें तो 3 वीक्स 2 वीक्स टू 6 वीक्स में हो जाएगा, डिफरेंस आप देख पाओगे आराम से। ब्लड रिजल्ट्स में इम्प्रूवमेंट लगने लगेंगे। ब्लड में तो बहुत जल्दी दिखता है, ब्लड में दिखेगा बहुत जल्दी। और सीएलडी में प्रॉब्लम क्या है ना कि ब्लड में बहुत जल्दी नहीं भी दिख सकता है, क्योंकि लिवर एंजाइम्स उनके नॉर्मल रहते हैं सीएलडी पेशेंट्स के, क्योंकि लिवर फंक्शनल टिश्यू ज्यादा है नहीं, तो एंजाइम बढ़ता नहीं है इन लोगों का, एंजाइम्स बिलो नॉर्मल रेंज में रहता है। अब इनका पीटीआईएनआर बढ़ा रहता है, क्योंकि कोएगुलेशन फैक्टर जो है वो बन नहीं रहा होता है ना? तो ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है, तो पीटीआईएनआर का एक हम लोग एक ट्रैक कर सकते हैं इंप्रूवमेंट वाइज। अगर देखें सीरम एल्बुमिन को हम देख सकते हैं। अगर ये सारी चीजें अप हो रही हैं समय के साथ, इसका मतलब है हमारा सीएलडी बेटर हो रहा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे ऐसा लगता है क्लिनिकल सिम्टम साइंस होते हैं इंप्रूवमेंट। अगर आपको देखना है पेशेंट का अगर एडीमा कम हो रहा है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है साइन, है ना? अगर एडीमा कम हो रहा है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन जो है, पीडल एडीमा है, पेट का जो फ्लूइड है वो सारा कम हो रहा है, इसका मतलब सीएलडी हमारा रिवर्स हो रहा है। सिंपल सी बात है, क्योंकि वो इमिडिएटली हमें दिखेगा एडिमा जो है। तो हाई प्रोटीन डाइट चाहिए भी पेशेंट को उस समय, क्योंकि ऑलरेडी प्रोटीन ब्लड में कम है, एल्बुमिन कम है, तो प्रोटीन का वहाँ पे एक डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रोल है। तो ऑब्वियसली हम एंड स्टेज की बात नहीं कर रहे हैं जहाँ पे हमारा लिवर बचा ही नहीं है बिल्कुल,
क्योंकि फिर फैट का डाइजेशन नहीं हो पाएगा। अगर थोड़ा भी फंक्शनल टिश्यू लिवर का नहीं है तो फैट का डाइजेशन नहीं होगा, लूज स्टूल होगा, कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो एक सर्टेन स्टेज तक हमें ये समझना है कि पूरी एंड स्टेज में नहीं होना चाहिए पेशेंट, एक काइंड ऑफ इंटरमीडिएट होना चाहिए कि सिरोसिस है बट स्टिल सम वायबल टिश्यूज आर देयर, है ना। तो उस सिचुएशन में ही हम इम्प्रूव कर पाएंगे। फाइब्रो स्कैन में वो पता लग जाता है कि कितना परसेंट हमारा जो है लिवर वाइबल है, कितना फाइब्रोज हो चुका है, सिरोज्ड हो चुका है ना। तो क्लियर हो जाता है वो तो। बढ़िया है सर। मैं तो सारे पेशेंट को रिकमेंड करूंगा कि मतलब एलोपैथी मतलब हमारी मेडिसिन में तो कोई इलाज है ही नहीं बिल्कुल भी। कोई इलाज नहीं तो है। आप ही के पास आके वो क्योर ले सकते हैं, और एक्चुअली आप जैसे फॉलो करवाते हो, क्योंकि कहीं से अगर वो डाइट चार्ट निकाल के फॉलो भी कर लेंगे ना तो भी वो फॉलो नहीं हम्म, कर पाएंगे नहीं हो पाता अंटिल दे डाइट आर चार्ट। रेगुलरली कनेक्टेड टू यू और अपना रेगुलर डाउट को बिल्कुल। क्लियर करते रहे, जैसा कि आप हेल्प एग्जैक्टली। करते रहते हो, हम्म। तब तक उनको प्रॉपर हेल्प नहीं मिल पाता। राइट। एक मोटिवेशन भी चाहिए, कांस्टेंट एक सपोर्ट चाहिए होता है, साइको सोशल सपोर्ट चाहिए होता है। डाइट चार्ट मैंने दे दिया, बहुत सारे अभी डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं मैं देख रहा हूँ, इस लो कार्ब स्पेस में डॉक्टर्स लोग आ गए उतर गए हैं भाई कि हाँ मैं भी हूँ लो कार्ब एक्सपर्ट, है ना। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, डाइट चार्ट दे करके पेशेंट को वो फिर फॉलो अप नहीं करते हैं। पेशेंट भूल जाते डाइट चार्ट फॉलो कर रहा है, हाँ भूल नहीं जाते हैं, मतलब ये शो करते हैं कि मैं बहुत बिजी डॉक्टर हूँ, इंडियाज लीडिंग लो कार्ब एक्सपर्ट हूँ, है ना। तो उस चक्कर में क्या होता है कि पेशेंट फॉलो करते करते उसको जो परेशानी होती है, वो पेशेंट एक्चुअली डॉक्टर से बात करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है रेगुलर बेसिस पे, वो मिलता नहीं है उनको सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट या इमोशनल सपोर्ट, पेशेंट परेशान होने लगता है। तो ऐसे काम नहीं बनता, क्योंकि डॉक्टर को ये लगता है कि हम डाइट चार्ट दे दिए तो हम अपनी ड्यूटी कर लिए पूरे, ऐसा नहीं होता है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या लाइफस्टाइल इंटरवेंशन इस तरह से आप नहीं करोगे अपने पेशेंट के साथ। आपको कॉन्स्टेंटली आपको सुपरवाइज करना है, मॉनिटर करते रहना है, आपको फीडबैक देना है अपने पेशेंट को। फीडबैक, अगर पेशेंट कुछ आपसे पूछता है, वो बोलता है कि मुझे कॉल पे कनेक्ट होना है, तो आपको रिस्पॉन्ड करना है, फिर कनेक्ट करना है उनको टाइम दे करके। ये आप नहीं बोल सकते हो कि मैं बिजी हूँ बहुत, है ना। तो यही प्रॉब्लम हो रही है कि लोग डाइट चार्ट दे करके उनको छोड़ दे रहे हैं, और पेशेंट को प्रॉब्लम हो रहा है, वो कुछ बात करना चाह रहा है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है उसके साथ। मेरे साथ ये है कि आप अगर मेरे प्लान में आए हो, मैं बहुत ज्यादा लंबा लंबा प्लान देता नहीं हूँ कि एक एक साल का प्लान ले लो, नहीं नहीं नहीं, एक साल का प्लान नहीं दूंगा मैं आपको। मैं 1 महीने से 3 महीने का प्लान दूंगा इनिशियली, आपको रिजल्ट उसी में आ जाएगा, और जब आ जाएगा तो वो फिर आप पे जाएगा टोटली कि आपको अल्टीमेटली इस चीज को फॉलो करना है कि नहीं थ्रू आउट योर लाइफ। क्योंकि उसके बाद अगर आपको मेरी जरूरत है तब तो मैं हूं ही पीछे से, बट आपको एक क्लियर एक पिक्चर मिल जाएगा कि हाँ मुझे ये करना है, क्योंकि मेरे पास जितना इंप्रूवमेंट होना था वो ऑलमोस्ट हो गया बाय द एंड ऑफ 3 मंथ्स, वो हो ही जाता है ऑलमोस्ट सारे पेशेंट के साथ। तो वो अपने आप ही उनको समझ में आ जाता है कि मुझे इस तरह फॉलो करना है। तो आपको अच्छे से उनको ट्रेन भी करना है 3 महीने की कोचिंग में। ऐसा नहीं है कि डाइट चार्ट देने से कोई एक्सपर्ट नहीं हो जाएगा, वो समझेगा नहीं चीजों को, आपको समझाना भी है। हर एक प्रॉब्लम को आपको डील करना है पर्सनली, उनको बताना है ये चीज क्यों हुआ, इसको आपको कैसे कम करना है। ये सारी चीजें जब आप डिस्कस करेंगे तब वो 3 महीने के बाद वो समझ में उसको आएगा कि हाँ मुझे इस लोग का आपको कैसे सस्टेनेबल बनाना है। सस्टेनेबल नहीं बन पा रहा है लोगों का, क्योंकि डाइट चार्ट दे करके लोग भूल जा रहे हैं, फॉलोअप नहीं ले रहे हैं पेशेंट से, है ना। और वैसे वैसे पेशेंट्स आ रहे हैं मेरे पास, है ना। वो आएंगे सर, वैसे सब सारे पेशेंट्स वैसे आएंगे। वैसे ही पेशेंट्स मेरे पास आ रहे हैं जो डिसअपॉइंट हुए अपने डॉक्टर से, डाइट चार्ट लेकर के आ रहे हैं मेरे पास। मैं बोला उस डाइट चार्ट को अब फेंक दीजिए, है ना, उसको नहीं देखना है। सब डाइट चार्ट कभी काम नहीं करता, इसलिए मैं देता ही नहीं हूँ, मैं तो डाइट चार्ट देता ही नहीं हूँ। डाइट चार्ट देने से होता ही है कि भाई मैं डाइट चार्ट भी दूंगा, तुमको डेली सुपरवाइज भी करूंगा, इतना काम करूंगा मैं डॉक्टर होकर। मैं देता नहीं हूँ, इसलिए मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। ठीक है मैंने डाइट चार्ट आपको नहीं दी है, लेकिन मैं देखूंगा जरूर, वो मेरी ड्यूटी है कि डेली देखूंगा, और कुछ उसमें अगर पॉइंट करेक्शन के लिए होगा, स्कोप होगा, तो मैं आपको बता भी दूंगा उसी वक्त। तो आपको वो रेक्टिफाई करना है, और ये डेली बेसिस पे चलेगा। बस ऐसे काम होता है, डाइटिशियन की तरह डाइट चार्ट देने से काम नहीं होगा। सर कुछ लास्ट में कुछ आप बता दो आप। राइट। तो
लास्ट में बस यही गोयल बताना है कि ऑलमोस्ट सारे डिजीज अब इससे रिवर्स हो रहे हैं, इस डाइटरी अप्रोच से। तो जब भी कोई पेशेंट किसी भी बीमारी का टैग लेकर घर पे बैठ जाता है और दवाइयां खाता रहता है, तो उसको सोचना चाहिए कि क्या कर रहे हो भाई, जागो, है ना, वेकअप, वेकी वेकी, है ना, स्मेल द बेकी स्मेल द कॉफी, वही वाला है कि भाई राइट। कब जागोगे। इतना सोशल मीडिया पे अब तो बहुत लोग बात कर रहे हैं, लोग आपके बारे में बहुत लोग बात कर रहे हैं, सुनो, चीजों को समझने की कोशिश करो। अब मैंने कल लास्ट वीडियो बनाया, ये रुजुता दिवेकर एक न्यूट्रिशनिस्ट है मुंबई की, करीना कपूर की शायद हाँ वो हाँ। न्यूट्रिशनिस्ट है। ये लोग लाखों में डाइट प्लान देते हैं, 1 साल का प्लान देते हैं, 13 लाख 15 लाख चार्ज करते हैं ये लोग, है ना। और इन लोगों को कुछ नहीं आता है। और मैं ऐसे लोगों को जब मैं क्रिटिसाइज करता हूँ अपने वीडियो में, तो पब्लिक ऐसी है, पब्लिक बोलती है कि भाई ऐसे क्यों कर रहे हो, पर्सनल अटैक क्यों कर रहे हो। जिनकी डाइटरी एडवाइस से लोगों की जान जा रही है, वैसे लोगों को उनके एडवाइस से प्रॉब्लम नहीं है, मेरे वे ऑफ प्रेजेंटेशन से प्रॉब्लम है। मतलब सीरियस इशू उनके लिए ये है कि मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, मैं ऐसे अटैक कर रहा हूँ। ये इशू उनके लिए है ही नहीं कि उनके एडवाइस से जान जा रही है लोगों की। आप सोचो, मतलब तुम खुद सोचो यहाँ का आईक्यू लेवल क्या है पब्लिक का, है ना। मैटर ऑफ कंसर्न उनके लिए ये है कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ। ये है ही नहीं कि कोई उस तरह के एडवाइस दे करके पेशेंट को मार रहा है, लोगों को मार रहा है ना। तो ऐसे लोगों को क्या बोल सकते हैं, यही बोल सकते हैं कि भाई मैं तो ऐसे ही करूंगा, है ना। क्योंकि अल्टीमेटली मुझे भी इंगेजमेंट चाहिए अपने कंटेंट्स पे, वो इंगेजमेंट आ जाता है जब भी मैं इस तरह की वीडियोस डालता हूँ, इंगेजमेंट आता है, मुझे वही चाहिए। तो अपने काम को करने का तरीका मेरा यही है, और ये एकदम सही तरीका है इंडियंस के लिए ना, ये तरीका एकदम सही है। अगर मैं शांति से आकर के बैठ करके बोल के चला जाऊंगा ना, कोई नहीं मेरे वीडियोस देखेगा, मुझे पता है ये चीज। समझने में नहीं, कहाँ वो तो इंटरेस्ट है आप किसी को। कह रहे हो वो भी तो सही कह रहे हैं वो ना, मतलब लोगों को वो जानना भी ज़रूरी है कि ब्लाइंडली आप किसी को फ़ॉलो नहीं कर सकते। वही चीज है ना, उसका रॉन्ग एडवाइस ज्यादा डेंजरस है। मुझे क्रिटिसाइज करना किसी की लाइफ के लिए डेंजर नहीं है ना, किसी की लाइफ के लिए डेंजरस तो नहीं है मेरा वीडियो का कंटेंट। उसका एडवाइस लेकिन डेंजरस है, और मैं उसको आकर के गलत बोल रहा हूँ, पॉइंट आउट कर रहा हूँ, और तुम मुझे बोल रहे हो। आयरनी ये है। नहीं सर, बस आप करते रहो जो कर रहे हो। हाँ और बिल्कुल। मैं तो बिल्कुल ये देखना चाहूँगा कि आप ही जैसे डॉक्टर और ज़्यादा हो। राइट। हमें एंड आपको प्रोड्यूस तो करना अपना है ऐसे डॉक्टर्स। आपको अपना क्लिनिक खोलना है, एक मेटाबॉलिक क्लिनिक, जहाँ ऐसे हाँ पेशेंट तो वो जाके ये खोलूंगा। ट्रेंड। हाँ, अभी आप ऑनलाइन कंसल्टेशन ले रहे हो, बट आई वांट कि आप अपना क्लिनिक खोलो। हाँ हाँ पर्सनल बिल्कुल, वो भी इम्पैक्ट बहुत करूंगा। ज़्यादा पड़ता है। हम्म, वो करूंगा। अभी यहाँ पे तो पता ही है बिहार में, पटना में क्या हाल है लोगों का। यहाँ पे नहीं तो सर, किसी को खोलोगे तो लोग जानेंगे। ऐसा नहीं है, लोग बहुत त्रस्त भी हाँ हैं बट जो। स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ के लोगों के साथ स्ट्रगल करता रहा हूँ क्लिनिक में बैठ के, उससे अच्छा मैं सोशल मीडिया पे टाइम देता हूँ, मेरे पास क्लाइंट आ जाते नहीं, हैं, सोशल मीडिया पे है ना। दो, बट एक पर्सनल टाइम भी रखो कि कोई अगर मिलना चाहे आपसे तो वो मिल हम्म। सकता कोशिश करूंगा धीरे धीरे। है। अभी मोहल्ले में भी बहुत लोगों को पता है, मेरे कॉलोनी में बहुत लोगों को पता है मैं ये काम करता हूँ। बहुत लोगों को डायबिटीज भी है मोहल्ले में, कोई नहीं आके कांटेक्ट करता है मुझसे, बात भी नहीं वो नहीं, करता है। वो जब ये तक हालत है। डायबिटीज की किडनी नहीं डैमेज हो जाएगा ना, वो तब तक नहीं नहीं, आके वो बात। हो रखा है ऑलरेडी, हो रखा है लोगों का, है ना। वो नहीं मतलब है फिर भी, तो इसलिए मुझे पता है यहाँ का सिनेरियो बहुत बुरा है। यहाँ पे बहुत ज्यादा बैकवर्डनेस है ना? लोग भी सुधरेंगे नहीं, अभी बहुत टाइम लगेगा। इसलिए मुझे बस क्लाइंट चाहिए, मुझे बस लोगों को हील करना है। आप कहीं के रहो, इंडिया के किसी कोने से रहो, आप अपनी बीमारी को लेकर आओ, मैं ठीक करूंगा। अब बैठ करके मैं क्लिनिक में मक्खी मारने से अच्छा है कि मैं सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाऊं और कुछ लोगों को जानकारी दूं कि भाई हाँ ऐसा भी कुछ हो रहा है, तो वो लोग आ जाते हैं, मुझे कांटेक्ट कर लेते हैं। वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि मैं बिजी रहूं किसी काम में, क्लिनिक पे बैठ के मैं बिजी नहीं रहूंगा, वो मक्खी मारूंगा मैं एकदम फॉर श्योर, मैं कह रहा हूँ। इसलिए अब बिहार में अभी वैसा क्राउड है नहीं, आप सही कह रहे हैं। वही, तो इसलिए वो टाइम आएगा, वो जब टाइम आएगा तो मैं ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से मैं काम करूंगा। अभी टाइम है बस बुलिंग का, बैशिंग का सोशल मीडिया पे, ये बेस्ट है, ये बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, और मैं इसी तरह करता रहूंगा। ठीक है सर। ओके, थैंक यू गोयल, थैंक्स फॉर गिविंग थैंक यू अस सर। सो मच ऑफ योर टाइम। सर आपने ट्रीटमेंट दिया है पूरा, मैं टाइम नहीं दे सकता आपको। अरे नहीं नहीं यार, वो तो बस एक्चुअली ये वीडियो का एक्चुअली एक मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि इस वीडियो से हम ये बताना चाह रहे हैं कि
डॉक्टर्स भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे तुम हो, एक डॉक्टर हो, मेडिकल ही डॉक्टर हो, बहुत लोग डॉक्टर्स को ये लगता है कि ये बस आकर के अपना बोल के चला जाता है ना, इसकी चीजें साइंटिफिक नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर मुझे ज्वाइन करें, जैसे तुमने ज्वाइन किया। इसी तरह से क्या होगा कि लोग इसके बारे में, इसको बहुत लाइटली नहीं लेंगे, इसको लगेगा कि हाँ ये एक एक्चुअली साइंटिफिक चीज है, ये वर्क कर रहा है एक्चुअली। तो तुम्हारे जैसे डॉक्टर्स ना मेरे लिए बहुत बड़े सपोर्ट हो, क्योंकि मेरी चीजों को एक एक काइंड ऑफ एक सपोर्ट मिलता है, मुझे मोटिवेट करता है कि नहीं मुझे करना चाहिए। और लोगों के अंदर भी एक ट्रस्ट डेवलप होगा मेरे जैसे डॉक्टर्स के लिए, तुम्हारे जैसे डॉक्टर्स के लिए। क्योंकि डॉक्टर्स के बारे में भी एक जनरल एक कॉन्सेप्ट ये बना हुआ है कि डॉक्टर्स बस दवा लिखते हैं, है ना। खैर मेरे भी माइंड में वही है, लेकिन मैं कोई हर एक डॉक्टर्स को उसमें इंक्लूड नहीं करता हूँ। बट स्टिल एट लार्ज तो प्रॉब्लम उसी का है, क्योंकि हर लोग पॉलीफार्मेसी में ही एंगेज्ड हैं, कहीं से भी कुछ डाइट पे बात नहीं करते हैं। तो उसको ही हम बेसिकली चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, एक काइंड ऑफ एक रिवॉल्यूशन की तरह होगा हमारे लिए, है ना। बस यही है लास्ट। तो थैंक यू बिल्कुल सो सर। मच। थैंक यू सर। थैंक यू। बाय बाय, टेक केयर।